हम इन्हीं से जानते हैं जो हमारे साथ मानवाधिकार के जो एडवोकेट हैं एसके झा। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल। जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली यह जो मामला है, यह मामला है कि पूर्वी चंपारण जिले के कुंडवा चैनपुर थाना अंतर्गत तेल्हारा कला गांव है, वहीं के निवासी हैं रवि कुमार झा, पिता विनोदानंद झा। और ये जनवरी 2024 के प्रथम सप्ताह में ये चेन्नई में गए थे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट कर चुके हैं और वे वहाँ पर किसी कंपनी में इनको नौकरी लगी थी, तो वह ट्रेनिंग के लिए कंपनी बुलाया था। कंपनी ने ट्रेनिंग भी करवाया, ट्रेनिंग किए। उसके बाद में कंपनी के द्वारा इनको सेल्समैन का काम धरा दिया गया। इस सेल्समैन का काम पर अपना एतराज़ जताया, नहीं किए। उसके बाद में वो एक होटल हैं, इसी होटल में वे जो है ठहरे और इस होटल में ठहरे। उसके बाद में इस होटल वाले ने इनके परिजन को फ़ोन करके बुलाया कि आप यहाँ पर आइए और कुछ पैसा कौड़ी लेकर के आइए। गांव से लोग भागे भागे दौड़े, पैसा वगैरह लेकर के गया। वहाँ पर एक ऑटो वाला भी था, उस सब फ़ोन किया कि कुछ पैसा भेजवाइए। ये लोग वहाँ पर पहुँचे तो वो होटल वाला 4 दिन 5 दिन तक इन लोगों को घुमाया कि अच्छा कुछ और पैसा दीजिए तो और जानकारी देते हैं, कुछ और पैसा दीजिए और जानकारी देते हैं। ऐसे करते करते इन लोगों से लाखों रुपया की ठगी कर लिया और इन लोगों को 4 दिन 5 दिन घुमाते रहा। इन लोगों को तब शक हुआ कि हमारे लड़का के साथ में कुछ तरह का घटना घटित हो गया है। और उसका लड़का का जो मोबाइल नंबर है, वह मोबाइल नंबर भी स्विच ऑफ बता रहा था। 5/3/2024 के बाद में वह लगातार नंबर स्विच ऑफ है। फिर एक ऑटो वाले ने फ़ोन करके वो भी पैसा मंगवाया। उसके बाद में ये लोग वहाँ के नज़दीकी पुलिस स्टेशन में गए। पुलिस स्टेशन वाले भी कोई सकारात्मक ठोस कार्रवाई नहीं किया, जबकि पुलिस पदाधिकारी को यह बात भी बताया गया कि भाई जो लड़का रवि कुमार झा हैं, उनके अपने खास चचेरा भाई आलोक रंजन झा, जो कि 2002 के यूपीएससी के टॉपर रह चुके हैं और अभी बेलारूस में राजदूत हैं। तो इतने बड़े व्यक्ति के परिवार का व्यक्ति के साथ में इस तरह का बात हो जाना, वहाँ के नज़दीकी पुलिस थाना में एक एफआईआर नहीं हो पाना, यह भारत सरकार के कार्यप्रणाली पर यह सवालिया निशान खड़ा करता है। क्योंकि भारत का प्रतिनिधित्व जो है बेलारूस में आलोक रंजन झा करते हैं और उनके अपने खास चचेरा भाई, एक ही परिवार के सब लोग हैं, एक के घर है और उन्हीं के परिवार का जो है सो के साथ में इस तरह की घटना हो रही है। क्योंकि आलोक रंजन झा भारत सरकार से भी बात नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर अभी युद्ध वगैरह चल रहा है रूस में, तो उनका यहाँ से भारत सरकार से कनेक्टिविटी हो नहीं रहा है। नहीं तो एक दिन फ़ोन यहाँ कर देंगे भारत सरकार को तो तमिलनाडु हिलने लगेगा। लेकिन तमिलनाडु पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। ये लोग मोतिहारी से दौड़े दौड़े हमारे पास में आ जाए हैं मुजफ्फरपुर। हमने इस पूरे मामले को लेकर के नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को जानकारी दिया है, मामले से अवगत कराया है। तमिलनाडु स्टेट कमीशन को मामले से अवगत करवाया है। उसके बाद में तमिलनाडु के हमने डीजीपी को इसकी पूरी जानकारी दे दी है। उसके बाद में हम प्रधानमंत्री कार्यालय को इसकी पूरी जानकारी दिए हैं और हमने प्रधानमंत्री कार्यालय को लिखित रूप में ये भी दिए हैं कि भाई राजदूत के परिवार के साथ में इस तरह की बात हुआ है, हम लोग दिए हैं। उम्मीद है कि 10-15 रोज में कोई ना कोई इसमें सकारात्मक रिजल्ट आएगा। नहीं आता है तो हम व्यक्तिगत रूप से, चूँकि ये हमारे ज़िला का मामला है और हमारे गांव के बगल का मामला है, तो हम लोग इसको नहीं, ऐसा अगर होता है तो इसमें हम लोग सुप्रीम कोर्ट में हम लोग, चूँकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है तो इसके लिए मानवाधिकार आयोग और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया काफ़ी संवेदनशील है। तो अगर इसमें नहीं होता है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को भी हम लोग जो है लिखेंगे और उसमें इंटरवेन करेंगे कि भाई ये हमारे, एक तो हमारे घर के बगल का गांव का मामला है और हमारे ज़िला का मामला है, और दूसरी बात है कि यह राजदूत के परिवार का मामला है कि जो राजदूत अपने देश का प्रतिनिधित्व जो है विदेश में कर रहे हैं और उनके परिवार ही सुरक्षित नहीं है, तो क्या जो है सो अपने देश की बात को विदेश में रखेंगे। ये तो हालात है। तो हम लोगों ने आज इस पर पूरा कार्रवाई किया है और उम्मीद है कि आने वाले 2-4 दिनों में मानवाधिकार आयोग भी अपना एक्शन मोड में आ जाएगी। मामले से तमिलनाडु सरकार से लेकर के दिल्ली NHRC, प्रधानमंत्री कार्यालय, सबको जानकारी इस बात की हो चुकी है। क्या लग रहा है कि तमिलनाडु में ये सारी मामले घटित हुए और वहाँ के प्रशासन जो है इसमें इंटरेस्ट नहीं ली, एफआईआर तक दर्ज नहीं की, तो ये क्या चीज़ की तरफ इंगित कर रहा है ये सारे मामलों को? देखिए, तमिलनाडु श्रीलंका से सटा हुआ वो जगह है जी, तो वहाँ पर आज से नहीं, वहाँ पर बहुत बरसों से वहाँ पर इंटरनेशनल तस्करी का कारोबार वहाँ से होता है। तो हम लोग चूँकि अभी ठोस जगह पर नहीं जा पा रहे हैं। तस्करी में
कैसे तस्करी होती है, किस प्रकार की तस्करी होती है? नशा खिलाने के बाद में मतलब यहाँ पर जितने भी यंग लड़के रहते हैं या लड़कियाँ, छोटे छोटे बच्चे, उन लोगों को उस सब जगह पर आपको नशा खुरानी गिरोह सब पूरा सक्रिय रहता है। नशा वगैरह सब करा दिया और उसके मानव शरीर का जो उपयोगी पार्ट सब है, जो जल्दी मिलता नहीं है, लीवर है, किडनी है, लंग्स है, इस सब को वो लोग सप्लाई कर देता है। अब बहुत सारा ऐसा मामला है, एक दो मामला नहीं, ऐसा हजारों में, सैकड़ों में भी नहीं, हजारों में। तो इस तरह से क्या लग रहा है कि संदेह पैदा हो रहा है? बिल्कुल संदेह पैदा हो रहा है। और इसमें यह जो होटल वाला है, यह होटल वाला का पूर्ण भूमिका है, क्योंकि यहीं से आदमी गायब है, यहीं से आदमी, इसी के होटल से ही आदमी गायब है। जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। और ये होटल वाला का अगर जांच होगा तब तो इसमें यह पकड़ में आएगा कि यह होटल में इसके पहले कितने आदमी ट्रेसलेस हुए हैं। बात यहाँ पर ध्यान देना है। देखिए, यहाँ से बिहार से एक व्यक्ति जा रहा है चेन्नई और इस होटल में रुक रहा है, और यह होटल वाले का इस पर इसका पूरा मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ इसका दिया हुआ है। यह होटल वाले के पास में है, तो यह होटल वाला को सारा कुछ जानकारी है कि वो आदमी कहाँ है, क्योंकि जो आदमी इसके यहाँ इन कर रहा है, कौन आदमी आउट कर रहा है, इसकी जानकारी सब इस होटल वाले को है, लेकिन यह होटल वाला कुछ बता नहीं रहा है। तो इस विषय, चूँकि यह मामला अब उठा है कि यह मामला को हम लोग अभी उठाए हैं तो पता चला है, नहीं तो बहुत सारे ऐसे मामले होंगे कि इस होटल में आदमी जाता होगा फिर ट्रेसलेस हो जाता होगा। तो इसकी हर बिंदु पर जांच होनी चाहिए कि उस होटल में अब तक कितने आदमी गए, कितने आदमी बाहर निकले कि नहीं निकले। तो अगर ऐसा होता है तो वहाँ पर अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ही कार्य अगर होता है तो वहाँ के स्थानीय प्रशासन को ये लोग मेल में करके करता रहा होगा। बिल्कुल। तो इसलिए स्थानीय प्रशासन इस पर कुछ बात नहीं कर रही है, लेकिन अब है कि अभी होटल वाले भी जाएंगे। इसलिए होटल वाले जाएंगे कि हम लोग वैसे मामलों को उखाड़ते हैं। जैसे एक मामला था कि 12 साल से मरे हुए दरोगा को हम लोगों ने जिंदा किया। बिल्कुल। और वह दरोगा भागल फिर रहे हैं। आई होटल वाले तो अभी जिंदा हैं, इनको तो जिंदा ही करना है। जब मरे हुए को आप जिंदा कर सकते हैं, जिंदा करके खोजें, और वो मरा हुआ आदमी भागा फिर रहा है तो ये तो अभी जिंदा है। अभी इसकी खोज चालू हम लोग किए हैं कि भाई हमारा बच्चा कहाँ है। फिर तत्काल अभी हमारा ये फोकस है कि हम अपने बच्चा की सुरक्षित बरामदगी के लिए कैसे करें। इसके लिए हम लोग जो है ईश्वर से भी प्रार्थना कर रहे हैं कि बच्चा को सुरक्षित रखें, और सरकार से और आयोग से भी हमने गुहार लगाया है कि हमारे बच्चे जो है सुरक्षित जो है सो बरामद हो जाए। इसलिए कि ये लोग भूखे प्यासे एकदम सवेर में ही दौड़े एकदम गांव से आए हैं कि नहीं किसी भी तरीके से बरामदगी कराया जाए। और एक उम्मीद भरी नज़र से भी आए होंगे कि शायद आप इन लोग की जो है इन लोग का इंसाफ कर पाए, जो खोजने में एक प्रक्रिया है उसमें मदद मिल पाए। जी, हम लोगों का प्रयास रहता है, शुरू से ही हमारा यह प्रयास रहा है कि हम किसी भी विषय को जब हम लेते हैं तो उसकी हम लोग, हमारा केस कचहरी में भी बात चाहता है चर्चा में कि केस क्लाइंट हमारा भूल जाता है, लेकिन वकील साहब नहीं भूलते हैं, हमारा केस याद रहता है। तो हमको उम्मीद है कि हम खोज करके लाएंगे और होटल वाले को भी ढूंढ करके लाएंगे। और होटल वाले ने आज तक कितने कार्य किए हैं, जो भी इसमें दोषी होंगे वो बक्से नहीं जाएंगे। वो बक्से नहीं, बिल्कुल बक्से नहीं जाएंगे, बिल्कुल बक्से नहीं जाएंगे, क्योंकि इसने, इस होटल वाले ने कितने परिवार को समाप्त कर दिया होगा आज तक। अभी तो एक मामला आज आया है प्रकाश में, जो आप लोगों को बता रहे हैं, आप अपने चैनल के माध्यम से लोगों को बता रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो कि आपके चैनल तक आ भी नहीं पाए हैं, जो आज ही मामला आया है। और देखिए कि कितनी मैंने दुखद बात है, यह एक राजदूत के परिवार के साथ, यानी तमिलनाडु पुलिस को इन सभी मामलों पर गहनतापूर्वक विचार कर और निष्पक्ष तरीके से त्वरित अनुसंधान करनी चाहिए। पहले की वो जो ऑटो ड्राइवर है, वो ऑटो ड्राइवर जिसका हमने अपने आवेदन में जिक्र किया है, उसका मोबाइल नंबर दिया है, और होटल वाले का जिक्र किया है, इस दोनों पर पहले इमीडिएट एक FIR दर्ज करे तमिलनाडु पुलिस, और FIR दर्ज करने के बाद उससे कड़ी और सख्त पूछताछ करे। उसके बाद मालूम चलेगा कि वो दोनों करता क्या है। वो सब वहाँ पर रैकेट चल रहा है, और रैकेट करके वो रैकेट के थ्रू एक इंजीनियर को, एक पढ़ा लिखा युवा को जो है बर्बाद करने का साजिश जो है सो किया है। पूरा परिवार मर्माहत है, पूरा परिवार में लोग जो है सो 15 दिन से खाना पीना छोड़ करके माँ पिता सारा लोग जो है बेचैन हो गया। घर के इकलौते संतान नहीं, इकलौते संतान नहीं, 2 भाई हैं, एक छोटा लड़का है और बड़ा है सन्नी। वो सन्नी ही पिटिशनर है, वो सन्नी ही वहाँ पर गया भी था, और वहाँ पर सिर्फ इस सब से पैसा मांगा जा रहा है। अभी भी कहता है कि पैसा दीजिए ना, जानकारी देते हैं। पैसा किसके द्वारा मांगा जा रहा है? वही होटल वाला कहता है कि 10-20 लाख खर्चा करो, हम बताते हैं कहाँ रखे हुए हैं। ये तो हाल है। तो देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो सारे शक जो जहाँ पे केंद्रित हो रहा है, उस होटल और होटल संचालक के ऊपर सारा विषय केंद्रित हो रहा है। और जिस प्रकार से होटल संचालक के द्वारा
खोजबीन के एवज में पैसे मांगी जा रही है, निश्चित तौर पे शक को और गहरा पैदा कर रहा है। तो ये जो कहानी आपने सुना ये सच्चाई पे आधारित है और ये परिजनों से लेकर के जो यहाँ के मुजफ्फरपुर के जो वकील हैं मानवाधिकार के एसके झा, इन्होंने पूरी बात को आप सभी के बीच रखा। तो समझ सकते हैं कि एक परिवार और उस परिवार का एक व्यक्ति जो बेलारूस में राजदूत है, कहीं ना कहीं भारत का प्रतिनिधित्व करता है। सोचिए कि उस परिवार का ही सदस्य अगर वह लापता हो और लापता होने के बाद तमिलनाडु पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं कर रही हो, यहाँ तक कि एफआईआर दर्ज नहीं की गई हो, तो निश्चित तौर पे बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। तो आपने इन सही वीडियो में क्या कुछ देखा, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बने रहे हमारे साथ और देखते रहे कनेक्टिंग बिहार न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।